तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग कई सवाल करते हैं न्यूजीलैंड ट्रैवल को लेकर कि भाई अगर मेरा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मेरा रिफ्यूज़ल है तो क्या मुझे वर्क परमिट मिल सकता है। ऐसे कई सारे कमेंट भी आते हैं। और मैं जाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया। मेरा वीज़ा आए काफ़ी टाइम हो गया है, तो जिस प्लान पे मैंने बोला था उस प्लान पे मैं नहीं जा पाया। तो क्या मैं अब ट्रैवल कर सकता हूँ? मतलब वीज़ा आपके पहले आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, किसी रीज़न से आप नहीं जा पाए, तो क्या आप जा सकते हो? और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड जाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हमारा हमारा प्लान चेंज हो गया तो हम कैसे इसको रीप्लान करें। तो ये कई सारे सवाल हैं लोगों के, तो उसके बारे में भाई हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें आपको पूरी जो क्वेश्चंस हैं लोग जो पूछ रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का पूरा देखना। लेटेस्ट ट्रैवल रूट और इमिग्रेशन का प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अभी के टाइम में कैसा है न्यूजीलैंड का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छी लगी इसको शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की, रूट के बारे में, और कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ लोगों के डाउट हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो भाई देखो, आपको पता है कि मोस्टली लोग इस चैनल पे ट्रैवल एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, जो इश्यूज़ वगैरह कुछ आते हैं जो जिनको नहीं भी आते, और कैसा उनका इमिग्रेशन रहता है, कैसा उनका बोर्डिंग पास लेने का प्रोसेस रहता है, और इंडिया में इमिग्रेशन कैसा था, न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करते रहते हैं। तो आप लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन वीडियोस के थ्रू, जो मोस्टली आपको गूगल पे नहीं मिलती। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर कर दिया करो यार। तो सबसे पहले भाई, अब जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि भाई अभी के टाइम में हमें न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है तो हम क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। तो भाई डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो ये है कि भाई डॉक्यूमेंट आपका जो सबसे पहले तो आपकी फ़्लाइट है। जो आपकी फ़्लाइट है भाई, वो रिटर्न टिकट, रिटर्न फ़्लाइट होनी चाहिए इंडिया की वापसी की, और सेम एयरलाइन। एयरलाइन भी आपकी सेम ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पीएनआर डलता है, उस पीएनआर से आपकी सारी डिटेल्स निकल जाती है। तो आपको प्रॉब्लम कम होती है, आपको इश्यूज में बहुत कम आता है अगर आप सेम एयरलाइन करते हैं तो विद सिंगल पीएनआर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़ भाई, आपकी होटल बुकिंग्स। मान लो कि आपका 6 दिन का प्लान है और तीन तीन दिन आपने दिखा रखे हैं, कोई हैमिल्टन में दिखा दिया, या फिर वेलिंगटन में दिखा सकते हो, या फिर ऑकलैंड में दिखा सकते हो। और भाई ये प्लान जो है आपका प्रिपेयर ऐसे होना चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ऑकलैंड आप कैसे जाएंगे, कितना डिस्टेंस है, और कैसे आप वहाँ पे कवर अप करोगे, या फिर कैसे आप विजिट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिंपल सी रहती है, एकदम सिंपल और स्ट्रेट बनाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। जो पूछते हैं वो उनका आंसर कर दो, तो स्ट्रेट वे प्रॉब्लम वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाती है ना। तो ट्रैवल आइटनरी भी एक बहुत इफ़ेक्टिव है, या आपके जो प्रिपरेशन है पूरी, वो ट्रैवल आइटनरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका 6 दिन का प्लान है तो 6 दिन की बुकिंग रखो, 8 दिन का तो 8 दिन की, 15 दिन का है तो 15 दिन की बुकिंग रखो। ठीक है। इन केस आपका जैसे वहाँ पे जाके प्लान चेंज होता है, कुछ और है, तो वो एक अलग चीज़ है भाई, उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, आपकी ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में क्या क्या आता है भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी डेट को ऑकलैंड में जाओगे, कौन से होटल में रुकोगे, होटल में रुकने के बाद फिर आप कहाँ पे विजिट करोगे। ठीक है, ऑकलैंड बहुत बड़ी सिटी है, मेन सिटी है। वहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन से प्लेसेस आप विजिट करेंगे। डे बाय डे आइटनरी होती है कि हर दिन मैं 4 दिन अगर ऑकलैंड में रहूँगा तो मैं 4 दिन क्या करूँगा, क्या मुझे घूमना है वहाँ पे। तो ये सारी होती है ट्रैवल आइटनरी। मान लो कि अगर 6 दिन का आपका प्लान है तो ये भी 6 दिन की ही ट्रैवल आइटनरी आपके पास होनी चाहिए। ये भाई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछते हैं तो आपके माइंड में भी ये पूरा सेटअप होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है भाई। जब आप खुद से ही आप चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो वो उनकी बोलती ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है फिर। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, और ये आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास एक पूरा प्लान होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसका रीज़न ये है, ये नहीं कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसका पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ भाई, आप कैश कितना लेके जा रहे हो, ये डिपेंड करता है।
ये डिपेंड करता है भाई कि आपके पास इंटरनेशनल कार्ड हैं, मोस्टली लोगों के पास होते हैं, जो एक्टिवेट है वहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों के पास नहीं होता तो भाई वो कैश भी आप लेके जा सकते हो, 1000, 1500, $2000 तक आप कैश लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज़, एक ट्रैवल इंश्योरेंस भाई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं सभी को बोलता हूँ कि आप एक रखा करो, सस्ते में हो जाता है पॉलिसी बाज़ार से। वहाँ पे जाके आप आराम से इसको बुक कर सकते हो और वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाती है और बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गई भाई डॉक्यूमेंट की बात। अब मोस्टली लोगों का सवाल क्या रहता है कि भाई हमारा पिछला ये रिफ्यूज़ल है, वो रिफ्यूज़ल है। अब इसमें हम चलते हैं भाई, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो क्या क्या आपने मेंशन किया था? मान लो कि अगर इधर का कहीं रशिया का रिफ्यूज़ल है, फिर कहीं और का रिफ्यूज़ल है, टर्की का रिफ्यूज़ल है, शेंगन का रिफ्यूज़ल है, तो न्यूजीलैंड में कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप उसको मेंशन कर देते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर नहीं भी करते हैं तो न्यूजीलैंड में इशू नहीं है इस चीज़ का। बट हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल है आपका तो न्यूजीलैंड में वो चीज़ मैटर करती है। अगर ऑस्ट्रेलिया का है तो आप मेंशन करो, आप बताओ उनको कि ये हमारा रिफ्यूज़ल है और ऐसे ऐसे हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन होगी तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन छुपाओगे, हाइड करोगे, तो फिर वो उनके सामने आ जाती है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो भाई वर्क वीज़ा वाले कई सवाल करते हैं कि हमारा रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया का तो क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो भाई। वर्क परमिट एक अलग टाइप ऑफ वीज़ा है भाई, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग होता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब कंपनी आपको वहाँ पे बुला रही है, इनवाइट कर रही है, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। ट्रैवल उसमें वीज़ा में, विजिट वीज़ा में अगर आप मेंशन नहीं करते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि लाइव भी आपने देखा होगा भाई, हमने वीडियो शेयर करी है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम लोगों को आई। और अब लोग ये पूछते हैं कहीं कि अब जैसे हमारा वीज़ा तो हमारा हमने मार्च में आ चुका है, क्या हम अभी सितंबर में या नवंबर में ट्रैवल कर सकते हैं? तो भाई अगर आपने वीज़ा देखा हो न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के वीज़ा पे मेंशन होता है कि उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक रहती है। और मोस्टली केसेस में भाई वो मल्टीपल देता है, मल्टीपल एंट्री देता है, लेकिन कई केसेस में वो सिंगल एंट्री भी देता है। तो जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो आप एक बार जाओ और वापस आ जाओ तो आपका एक्सपायर हो गया। अब उसकी वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी वो कोई मैटर नहीं करती, वो आपका एक्सपायर हो चुका है एक बार एंट्री पे। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री जिनका है भाई, वो जब भी आप जाओगे, पहली चीज़ तो ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको उसी डेट को जाना होता है जिसका आप प्लान शो करते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली आपके खुद के प्लान के ऊपर। अगर आप थोड़ा डिले करके जाते हैं, इमरजेंसी कुछ आ गई या कुछ नहीं जा पाए, तो बिल्कुल आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट उसमें सही लगे हैं भाई आपके वीज़ा में प्रॉपर तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तो फिर आप बिल्कुल कभी भी, आप अगर मार्च में आपका प्लान था तो आप अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आप बिल्कुल आराम से ट्रैवल कर सकते हो विद द सेम डॉक्यूमेंट्स एंड सेम सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ सवाल रहता है कि भाई वर्क परमिट वालों का, वर्क परमिट वाले पूछते हैं कि क्या हम अभी न्यूजीलैंड में जा सकते हैं, इमिग्रेशन कैसा है कैसा। भाई इमिग्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर और आपके जो ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर। तो अब ये कई सारे लोगों का सवाल होगा कि यार ये हम कैसे वो कर सकते हैं भाई। खुद के अपीयरेंस पे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जब आप बड़ी कंट्री में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप रहता है। आपको पता है कि क्या होगा और कितनी देर में आप निकल जाओगे, आपको पता चलता है। और यही चीज़ उसमें होती है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है भाई। और आपके फेस पे थोड़ा स्माइली रहना चाहिए, अपीयरेंस जो आपका वो थोड़ा सही रहना चाहिए। यहाँ ट्रैवलर लगो, अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो ट्रैवलर भी लगो भी आप, तो ये ज़रूरी है। अब चौथी जो चीज़ है हम उसके बारे में बात करेंगे। लोग ये कहते हैं कि भाई रूट कौन सा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ही वही यही है कि रूट कौन सा बढ़िया है। तो भाई मैं रूट की बता देता हूँ आपको। देखो बहुत सारी एयरलाइन जाती हैं, ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च जाती हैं, तो कई सारे अलग अलग उसमें सिटीज़ में जाती हैं। तो जो मोस्टली रूट है भाई, रूट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि यार रूट कौन सा बढ़िया, तो आप भाई आप खुद अपनी प्रोफाइल देखो कि प्रोफाइल कितनी बढ़िया है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है
तो भाई आपके लिए सारे रूट बढ़िया हैं, सारे रूट अच्छे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में कमी है तो भाई आपको ईजी से ईजी रूट में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी चले जाओ, आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या कहीं से भी आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा भाई। सारे रूट आपके लिए बढ़िया हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ना आपको नॉलेज है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके आपने वीज़ा ले लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि कौन सा रूट बढ़िया है, तो भाई आप लोगों के लिए सारे रूट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका विज़न क्लियर नहीं है, ठीक है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम आपको ऑलमोस्ट किसी भी रूट पे आएगी ही आएगी। तो ये है भाई। अब देखो, थाईलैंड के लिए फ़्लाइट बहुत महंगी मिलती हैं, है ना, तो आप जब भी प्लान करो तो थोड़ा सा ये देख लो कि 15 से 20 दिन का गैप हो, ताकि आप फ़्लाइट जो बुक करो वो आपकी सस्ते में, थोड़ी बजट में हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई फ़्लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है और वो आपके फिर फाइनेंशियली काफ़ी इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ को। और भाई ये याद रखना कि जाने की और आने की सेम एयरलाइन हो तो आपको प्रॉब्लम कम आती है, बाकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो ये थे भाई कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के जो था न्यूजीलैंड के बारे में पूछ रहे थे। बाकी अगर कोई भी जो आता है तो लेटेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी कोई ट्रैवल, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो ट्रैवल एक्सपीरियंस किसी भी कंट्री का, बड़ी कंट्री का, अच्छी कंट्री का, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जिस भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो वो सारे आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ जो लोगों को हेल्प करे, तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।